नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आपका दिलचस्प प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम कारोबार लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आप जानते हैं कारोबार की हर किस्त में हम वो तमाम सवालात शामिल करते हैं जो कारोबार से जुड़े होते हैं, आर्थिक बाजार से जुड़े होते हैं, विश्व और भारत की नई जो बिजनेस अपडेट्स खबरें होती हैं उनके साथ तमाम वो सवालात हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारे गेस्ट पैनलिस्ट हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है तारिक इमाम साहब। आप इमाम एसोसिएट्स के फाउंडर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है और इस विषय पर बहुत अच्छी मालूमात आप अपने पास रखते हैं। तो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। शुक्रिया। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? देखिए, अब जो प्रेजेंट जो चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसका हंगामा चल रहा है, वो ये है कि फेड की एक मीटिंग हुई थी। फेड मतलब ये आरबीआई होता है, जो अमेरिका का आरबीआई है। उनकी एक जैक्सन होल बोल के एक जगह है, बहुत दूर और वीरान जगह है। वहाँ पर लोगों ने एक मीटिंग की। वो मीटिंग के जो उसके निकले बाद में उन्होंने ये कहा कि हम महंगाई के ऊपर और ज़्यादा तेज़ी से वार करेंगे। तो हम सूद की दर, ब्याज की दर बढ़ा देंगे और तेज़ी से, और पैसा मार्केट से हम खींचेंगे। तो ये करने से होता ये है कि आपका जो शेयर मार्केट है ये कोलैप्स होता है, डाउन हो जाता है एकदम। तो अब ये कोलैप्स शुरू हुआ है। पिछले हफ्ते में आखिरी दिन में अच्छा खासा हमने फॉल देखा, डाउनफॉल देखा। एक ही दिन में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। काफ़ी हुआ है। और यूएस में भी देखिए आप, एक दो दिन में अच्छा खासा नुकसान है। अब ये जब खुलेंगे मंडे फिर से शेयर्स के स्टॉक मार्केट, तो फिर आप थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए ओवरऑल डाउन ट्रेंड होगा आपको। बिल्कुल। तो ये देखना ज़रूरी, क्यों हो रहा डाउन ट्रेंड? क्योंकि पैसा महंगा हो जा रहा है। पैसा, देखिए सूद क्या होता है? पैसे का किराया है। आप किसी को पैसा यूज़ करने दे रहे हैं, उसका सूद ले रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो पैसा महंगा हो जाएगा। पैसा जब महंगा हो जाएगा तो लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा उधार ला के खेल रहे हैं या फिर अपना खुद का भी पैसा लगाए हैं, अब उन्हें दिखेगा कि भाई ये हम इंटरेस्ट के बॉन्ड्स में रख लेंगे या इंटरेस्ट के एफडीज़ में रख लेंगे, क्योंकि अब एफडी पे इंटरेस्ट बढ़ के आना शुरू हो जाएगा। अब आपके भी अगर एफडीज़ है, कुछ है, तो अभी आप छोटे पीरियड के लिए कराइए, थोड़े दिनों में और इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसके बाद में आप बड़े ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर आप लंबा एफडी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप लंबा एफडी कम रेट पे फंस जाएंगे, तो आपको फिर कम ही मिलते रहेगा। तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि आप जब एफडी कर रहे हैं, अभी आप आज कर रहे हैं, तो अभी आप 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने के लिए करिए। 6 महीने के बाद आपको और अच्छा इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जब आप 5 साल पे करिए, तब हायर रेट के ऊपर आपका एफडी फिक्स हो जाएगा। अभी आप अगर 5 साल पे करते हैं तो अभी भी ठीक है, थोड़े बड़े हैं, पिछले 6 महीने में अच्छे खासे रेट बढ़े हैं, मगर और बहुत बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट। तो जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं अमेरिका वाले, तो सब लोग ये देखते हैं कि भाई देखो, अमेरिका का डॉलर है, डॉलर का रेट तो हमेशा बढ़ते रहता है, और उसके ऊपर से डॉलर हमें इंटरेस्ट भी दे रहा है। मतलब एक तो रेट बढ़ रहा, ऊपर से इंटरेस्ट भी आ रहा है, मतलब आपको डबल आमदनी हो रही है। तो भाई यहाँ पे क्यों रखो, वहीं लेके जाओ। तो अब जैसा लंदन वाले हैं, वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हांगकांग वाले आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब बोलेंगे कि भाई चलो अमेरिका वाला अच्छा पैसे दे रहा है, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे भी जाके वहाँ के बॉन्ड्स के अंदर, वहाँ के फिक्स्ड अमाउंट के उसमें जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं, उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। और दूसरे चीज़ों पे, दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो वीक कंट्रीज़ है, वहाँ से पैसा निकाल लिया जाएगा। तो इसे हो क्या रहा है प्रेजेंटली, अगर आप देखें, अब आपने बांग्लादेश देखा, क्या हुआ है कि उनको शॉर्टेज हो गया पैसों का, फॉरेन एक्सचेंज का। उससे पहले आपने श्रीलंका देखा, बीच में नेपाल की भी हालत बुरी हुई, पाकिस्तान की तो हालत बुरी होते ही रहती है। तो ये जो है, ये कंट्रीज़ के पास उतने फॉरेक्स रिजर्व नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं। तो ये जब पैसे निकालते हैं ना बाहर वाले, तो ये लोग फिर डॉलर लेके जाते हैं। तो जब डॉलर का शॉर्टेज हो जाता है कंट्री के पास, तो एकदम डॉलर का रेट बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारे भी जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 बिलियन थे, 600 बिलियन में से हमारे पास से भी रिजर्व्स चले गए हैं, पैसे निकल गए हैं। 60 बिलियन 70 बिलियन तक पैसा बाहर वापस चला गया। ये जो डॉलर का अमाउंट का फिक्स रेट करने के लिए रिज़र्व बैंक ने भी पैसे डॉलर्स को छोड़ा है मार्केट में कम रेट के ऊपर करके, उसको डॉलर का रेट आर्टिफिशियली रोक के रखें, मगर पता नहीं कब तक रोकेंगे। अब मेरा जो वो है
एस्टिमेट है कि आपको डॉलर का रेट और बढ़ेगा। अभी जब ये फेड मीटिंग हो गई है और ये डिसीजन हुआ है कि अमेरिका और पैसा वापस मंगाएगा, तो डॉलर का रेट और बढ़ता जाएगा। तो आप नेक्स्ट महीना 2 महीने में देखिए अच्छा खासा डॉलर में आपको बढ़ के पैसे मिलेंगे डॉलर के अगेंस्ट में। अभी जैसे रुपए में भी ग्लोबल ट्रेड होगा जी, जिस तरह से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर से कुछ चीज़ें खरीदते जी, बेचते हैं, रुपए में होने शुरू होने वाले हैं या हो गए हैं शायद आजकल की जी। तारीख में। आज भी एक बड़ी न्यूज़ आई थी इसी के ऊपर। जी। तो ये आने से इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। तो उस वक्त ये जो मंदी का जो दौर है, रिसेशन का जो दौर है, जी, जी। ये मतलब इसमें उतार देखने को मिल देखिए सकता है। होता क्या है ना, ग्लोबल ट्रेड बोलिए या कुछ भी बोलिए, ये कैसा रहता है, आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने रुपीस दिया या आपने पैसा दिया और आपने पेट्रोल खरीदा, तो इंटरनेशनल मार्केट में ये रुपीस नहीं है, डॉलर्स चलते हैं। अगर आप ला के पुराने नोट देंगे, आप जो है ला के ईरान के नोट देंगे पेट्रोल पंप पे, आपके पेट्रोल पंप पे आप ला के ईरान के नोट देंगे, कौन लेगा? आपके पेट्रोल पंप पे ट्राई करके देखिए ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी कोई भी नहीं लेगा आपका रुपी। देखिए आज क्योंकि रशिया को कोई करीब आने नहीं दे रहा है, तो रशिया और इंडिया का एक म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट उन लोगों ने रुपी टू रूबल स्वैप एग्रीमेंट किया है आपस में। अब इस पे भी कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई देखो रशियाई करेंसी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। भाई आप क्या करेंगे? आप डॉलर को 80 रुपये दें, रशिया के करेंसी को क्या देंगे आप? 10 पैसे देंगे, 5 पैसे देंगे। उसको भी 40 रुपये दे रहे हैं आप। 5 पैसे का रूबल है, उसको 40 में खरीद रहे हैं आप या 10 रुपये में खरीद रहे हैं आप, तो फिर आपका नुकसान हुआ ना। और ज़्यादा मंदी का दौर हाँ, आएगा आप फिर और तो। परेशानी में आ जाएंगे ना। मतलब आप क्योंकि अब ठीक है, रशिया ऐसा कंट्री है कि हमारे टाइज है, उन्होंने हमें हमारे टाइम पे उन्होंने हमारे हेल्प की थी, तो हम भी उनकी हेल्प करेंगे। वो डेफिनेटली हमेशा रहेगा आपस में, क्योंकि उनके डिफेंस भी है, उनके सारे हमारे टैंक्स, हमारे एरोप्लेन्स वगैरह सब रशियन होते हैं। अब वो हमने टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, तो और आधुनिक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो वो सब हमारे रिलेशन की वजह से ये कर रहे हैं। मगर इसकी वजह से आप ये सोचेंगे कि भाई मेरा रुपी सब जगह चलेगा, ये ऐसा नहीं होता है। आप जो है एक कद्दू ले जाके बोल रहे मेरा टैंक भर दो, तो भर देगा कद्दू। आप कद्दू दे के कुछ खरीद नहीं सकते, वैल्यू है उस कद्दू की। अगर आप तरकारी की दुकान पे जाएंगे वैल्यू है, मगर उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। देखिए करेंसीज इन्वेंट कैसा हुए, पहले लोग कुछ देते थे, उसके अगेंस्ट में कुछ ले लेते थे। तो आप जो है कुछ सोना दिया किसी ने और कुछ काम करवा लिया या कुछ ज़मीन खरीद लिया, तो ये आप सोचिए इतने सारे कंट्रीज़ है, मतलब 160 से ज़्यादा के कंट्रीज़ हैं, सबके करेंसीज अलग हैं। तो अब सब अपने करेंसी एक दूसरे को देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अब चाइना से सबको एक्सपोर्ट करता है, सारे करेंसीज आके चाइना के सर पे बैठ जाएंगे। चाइना इंपोर्ट सबसे नहीं करता है, तो चाइना वो सारे करेंसीज बकवास लेके क्या करेगा? 50 लाख कद्दू लेके क्या करेगा चाइना? वो कद्दू कोई दूसरा फिर चाइना से खरीदने वाला नहीं है। तो इस तरीके से एक करेंसी होना ज़रूरी है। जैसा आपका विंडोज़ सॉफ्टवेयर है, आप एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रहने से सारे उसके ऊपर एप्लीकेशंस बने, उसके ऊपर आपने सारे चीज़ें बनाई, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म था। अगर वैसे 5000 प्लेटफॉर्म होते तो फिर आपके एप्लीकेशन कन्फ्यूजन हो जाता था। अभी एंड्रॉयड ऐप का फ़ोन, एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म, उसके लिए इससे सारे ऐप्स आते हैं आपके ऊपर, एंड्रॉयड के ऐप्स। अगर आप एंड्रॉयड के जैसे 5000 ऐप्स होते, हर एक के पास अलग अलग होता, तो ऐप्स कैसा बनाते? अब हमें क्या करना चाहिए? इंडिया जो कर रहा है बिल्कुल है, हम भुगत रहे हैं इस चीज को बिल्कुल। नहीं, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में के हिसाब से जो लोग इररेस्पॉन्सिबिलिटी से नोट छापे हैं, लोगों के बैंकों में डालें, वो कंट्रीज़ को हालत बुरी होगी। हम लोग जो है काफ़ी हद तक अच्छा कर रहे हैं। हमें एक तो तेल बहुत सस्ते में मिल रहा है, हमें तेल 30 रुपये 20 रुपये में मिल जा रहा है, रशिया से काफ़ी कम में मिल जा रहा है। तो आपको तेल बहुत सस्ते में मिल रहा है, फिर वो तेल के दूसरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। भाई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनता है, क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, डांबर बनता है, ये बनता है, ये सारा फिर आप फुल रेट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप कमा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? रशिया से आप कम में इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट्स अलग अलग निकाल के फुल रेट में आप बाहर एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, यूरोप में, यहाँ तो वहाँ आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पैसे कम रहे हैं। फिर भी हम 100 रुपये 110 रुपये दे रहे हैं सर पेट्रोल के। देखिए ये क्या है कि ये लोकल पब्लिक से टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल के माध्यम से, तो ये टैक्स अलग चीज़ है। आप टैक्स दे रहे हैं वो अलग है, मगर एज ए कंट्री
क्या समझिए आप रिलायंस है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 20 रुपये में ही मिल रहा है, आपको 30 रुपये में ही मिल रहा है, तो आपको कम पैसे में मिल रहा है। फिर आप वो रिलायंस वाले आपने वो सब प्लास्टिक बनाया, आपने टार बनाया, आपने डांबर बनाया, एक वो सारा फिर आपने फुल रेट पे एक्सपोर्ट किया, वही 100 रुपये के हिसाब से एक्सपोर्ट किया, तो आपको ऊपर 70 रुपये बन गए। तो गवर्नमेंट ने देखा अरे ये तो इतना ज़्यादा कमा रहे थे, पेट्रोल कंपनियों के ऊपर एक नया टैक्स लगाया लोग, विंडफॉल टैक्स बोले, मतलब लॉटरी निकले जैसा, एकदम से तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है तो उससे टैक्स। तो ऐसा होता है ना, अब रशिया से हमारा जो ट्रेड है उसकी वजह से फिर भी हम बचे हुए हैं, मगर आप देखिए इंटरनेशनली हम ये फाइनेंशियल मार्केट्स यूएस से बहुत लिंक्ड है, तो इसकी वजह से ये जो मीटिंग हुई है यूएस के आरबीआई की, ये इफेक्ट हमें डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली हमारे शेयर्स गिरेंगे। आप मेरी ये राय है कि अभी शेयर्स पे आप थोड़ा स्लो जाएं, थोड़ा रुक के देख के समझ के करें, क्योंकि अब ये ज़रा डाउन में जाने का मसला लग रहा है। अब देखिए पिछले हफ्ते रोज़ गोल्ड भी गिरा है, तो आप देखिए पूरा ऐसा डाउन ग्राफ आएगा, तो उसके अंदर भी 5 दिन का 1 महीने का देखिए सारा डाउन ग्राफ आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना पैसों पे, गोल्ड पे इंटरेस्ट थोड़ी मिलता आपको, यूएस के डॉलर पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। पहले क्या हो रहा था, डॉलर पे कुछ 0 इंटरेस्ट मिल रहा था, तो इसकी वजह से लोग ये कर रहे थे भैया खाली पैसे रख के क्या करेंगे, हम कहीं फिर आते हैं उसको, कहीं रोटेट करके कमाते हैं। अब वो पैसों पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो रख लेगा पैसे बैंक में, क्यों घुमाएगा, और फिर वो रुपये के अकाउंट के यहाँ पे ले गया, क्या करे, समझिए एक डॉलर वाला 1 लाख डॉलर लाया और यहाँ पे एक फ्लैट खरीद लिया, वो डॉलर जब था 40 रुपये तो उसको 40 लाख का फ्लैट मिल गया, आज वो बेचा है 50 लाख में, 10 लाख प्रॉफिट हुआ, अब वो वापस लेके जाना चाह रहा है, उसको डॉलर मिल रहा है 80 रुपये में, समझ रहे हैं आप। तो 1 लाख डॉलर डाला था, डॉलर में वापस जाने गए तो 50 लाख को 80 रुपये से करे तो उसको 60,000 मिल रहे, 1 लाख डॉलर के 60,000 डॉलर वापस लेके जा रहा है, तो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? बिल्कुल, यानी डॉलर वाले को नुकसान हुआ है। ओवर ए पीरियड अगर डॉलर वाले यहाँ पे कोई फ्लैट ख़रीदा है तो उसको डॉलर के हिसाब में अगर देखेंगे तो उसे अच्छा खासा नुकसान हुआ है, फिर उसे यहाँ के प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, वो सब टैक्स हम भर के उसे वापस लेके जाना पड़ेगा। ये शेयर्स मार्केट्स के अंदर जो वक्ती जो आता है, एक दौर आता है कि अप टू डाउन चलता रहता है, जो ग्राफ की जो आप बात कर रहे हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जब ग्राफ नीचे की तरफ आता है, यानी जब मार्केट डाउन्स में होता है, उस टाइम पे एक निवेशक को, जो शेयर मार्केट में बहुत छोटा निवेशक है, उसको क्या वो इख्तियार करनी चाहिए चीज़ें कि ताकि वो अपने पैसों को बचा सके, उतना बड़ा नुकसान ना झेलना उसे पड़े। जी देखिए क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब बड़े इन्वेस्टर है जिनको सब पीछे से सब कुछ मालूम है, कंपनी के बारे में मालूम है, कंपनी अगला क्या कर रही है, क्योंकि उनके आदमी वो लोग लगा के रखते हैं रिसर्च में, तो वो लोग कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम है, वो लोग एक 40-50 कंपनी पकड़ी है, 15-20 कंपनी पकड़ते हैं और सिर्फ उसके ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें हमारा जॉब लगा हुआ है, हमें अपने रोज़ की रोज़ी रोटी करना है, फिर जो है इनकी रिसर्च के ऊपर ही हम नहीं जा सकते कि भाई हमारा वो रिसर्च हमें अवेलेबल नहीं रहेगी। तो इसमें होता क्या है कि हम वो टॉप के ऊपर ख़रीदते हैं नॉर्मली, जब मार्केट फुल टॉप पे आता है, जब हमें मालूम होता है अरे बहुत पैसे बन रहे हैं, कहते चलो हम भी बनाते हैं, तो जब तक काफ़ी टॉप पे आता है, हमारे पास तक जब न्यूज़ आती है, जब तक बहुत मार्केट ऑलरेडी टॉप पे हो जाता है। अब जैसे कि प्रेजेंट है मार्केट हाईएस्ट पे है, अब अगर आप लेंगे तो आपको खाली नीचे ही गिरेगा। अगर आप देख रहे हैं चैनल तो आप पहले ये काम करेंगे, भाई सेल का ऑर्डर डाल देंगे, जो भी है एनकैश कर लिए। एनकैश करने से कोई गरीब नहीं हुआ आज तक लाइफ में। कैश अगर पूरा अपना निकाल के अपने पास रख लिया तो कोई गरीब नहीं हुआ। तो देखिए एनकैश करना अच्छी चीज़ है। अभी जो है बुरा टाइम आएगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स अच्छा बुरा टाइम रहेगा। 2 ईयर्स के हाँ काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम रहेगा। बिल्कुल, मतलब आप जो लोग बुरे टाइम से कमाने वाले होते हैं ना, उनके लिए बहुत मज़ा आएगा। बुरे टाइम से कैसे लोग कमाते हैं, अच्छा या पीक के ऊपर उन लोग कैश निकाल के रख लेते हैं, सारा इनकैश कर लेते हैं। उसके बाद में जब बुरा टाइम आता है वो कौड़ियों के मोल वही चीज़ खरीदते हैं, रुपए पे 10 पैसे में खरीदेंगे वो। भाई कोई प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की है, वो 2 करोड़ में खरीदेगा, बैंक से उठा लेगा, भाई वो उसने भरा है नहीं EMI, वो बैंक। अभी ये प्रेजेंटली अब क्या हो रहा है कि कई लोगों ने कोविड के टाइम पे भी EMI नहीं भरे थे, वो EMI को पोस्टपोन किया था लोगों ने। तो उससे क्या हो गया कि भाई आज अब जो EMI शुरू होगा वो डबल होगा।
पहले आप 20,000 ही नहीं भर सक रहे थे, अब आपको 40,000 भरना पड़ेगा। अब कहाँ से भरेंगे आप? तो आप नीलामी पे जाएंगे। बिल्कुल। अभी पैसा पहले ही पैसा टाइट है और टाइट कर रहे हैं। पहले जो है अमेरिका जब टाइट करता है पूरा वर्ल्ड वाइड टाइट होता है पैसा। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर्स है काफ़ी गिर चुके हैं। अगर आप आज देखेंगे, ऐसा ट्रेंड देखेंगे गूगल पे जाके, तो सब पूरा डाउन ट्रेंड है। आज रुपए की चीज़ 12 आने में मिल रही है जीडीपी और की कल क्या कंडीशन और रहेगी एक फिर? थोड़े दिनों में 4 आने में मिलेगी। जीडीपी की क्या कंडीशन रहेगी इस दौर में फिर? देखिए जीडीपी का क्या होता है ना, जीडीपी में ये लोग गवर्नमेंटों ने अपना एक तरीका निकाला है, उसको कुछ तो एक डॉक्टरी करते हैं, उसको टेम्परेरी तौर होशियारी पे कर इंक्रीज देते हैं। हाँ, दिखा उसको देते होशियारी करते हैं। देखिए महंगाई बढ़ गई बिल्कुल दिख तो रहा है। जीडीपी, हाँ तो आप देखिए जीडीपी क्या चीज़ है। आपके ये टी शर्ट ये कितने बार बिका, ये जीडीपी हो गया। अच्छा। ये 100 रुपये है तो 105 बार बिका तो 500 रुपये का जीडीपी हो गया। अगर ये 500 रुपये हो गया और 2 बार बिका तो 1,000 रुपये जीडीपी हो गया। मगर आपको तो मंदी हो गई, आपको 5 कोट के बजाय 2 ही कोट बिके आपके, वो जीडीपी के तो आपको डबल हो गया 500 का, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ के आप, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। तो अब ये लोग क्या करते हैं, फिर आके कुछ तो जो बढ़ गया उसको बोल देते हैं। तो महंगाई जब बढ़ती है जीडीपी खुद ही दिखेगा आपको बढ़ा हुआ। ये कौन सी जीडीपी इंक्रीज हुई है? ये जो है नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं नॉमिनल उसको। जीडीपी जी हाँ, तो ये क्या होता है, महंगाई के साथ जीडीपी खुद ही बढ़ते हैं। तो ये जीडीपी चक्कर में मुझे ये अपने देखिए कि 500 रुपए की नोट, अभी आपको मैं बोल रहा था 500 की रुपए की नोट बेवफा हो गई। बिल्कुल 2000 की नोट दिखनी बंद हो गई। वो तो खैर वो पूरे पॉलिटिक्स वालों के पास ही चले गए, वो तो अपन कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोग। ये 500 की नोट भी बेवफा हुई है। आप तुड़ाइए टिकरी का, देखे जेब में कुछ भी पैसा बच रहा है क्या? देखिए कुछ नहीं बच रहा है। एक 500 की नोट तुड़ाइए, कुछ काम नहीं हो रहा। 100 की नोट जेब में रखिए, जेब फुल जाएगा, चलने नहीं आएगा, मगर वो कोई काम के नहीं है, वो एक ही खर्चे में ख़त्म हो जाएंगे आप। तो ये क्या है, महंगाई का एक वो है। तो आप अब ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खींच रहा है अमेरिका पैसा, और इसको कंट्रोल करने में जब पैसे खींचते हैं ना, इन्होंने तो क्या किया, पैसे पब्लिक के अकाउंटों में डाले अमेरिका वालों ने। सबके बैंकों में 2-2 लाख, हर महीना 2 लाख रुपए डाले। वो 2 लाख रुपए उन्हें कहीं जा भी नहीं सक रहा। अमेरिका वाले ने तो खुद एंजॉय करके पूरा खर्च देते। अब वो कहीं जा रहा नहीं, कहीं खर्च नहीं सक रहा, उसके बैंक में जमा होते जा रहे। तो उन्हें क्या करा, वो रॉबिनहुड बोल के, जैसा यहाँ पे जीरोधा वो अकाउंट्स रहते ना शेयर ट्रेडिंग के, वो रॉबिनहुड के शेयर ट्रेडिंग के अकाउंट में डाल के वो बहुत सट्टाबाजी किया उन लोगों, और बहुत रेट बढ़ा दिया उन्होंने। तो अब वो जब खींच रहे हैं तो वो अकाउंटों में से वापस नहीं ले रहे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बैंकों में से वापस ले रहे हैं, प्रोडक्टिव कंपनियों से वापस ले रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, कंपनियों को महंगा पड़ जाएगा। जो प्रोडक्टिव वो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोडक्शन में अगर आपका रुकना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली आपको रिसेशन पे चले जाएगा। और आप जब प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी और महंगाई भी हो रही है, तो वो एक स्टैगफ्लेशन काइंड ऑफ हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। उसमें क्या होता है कि आपको बेरोज़गारी भी बढ़ जाती है। अभी अमेरिका में आपको बेरोज़गारी बहुत कम है, तो इन लोगों को हिम्मत हो रही है कि भाई ठीक है हमारे पास ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज है, तो इसको थोड़ा हम और हिट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, और हम हथौड़ी से मारेंगे। मगर ऑलरेडी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है, ये लोग पुकारना शुरू कर देंगे, भाई आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा EMI बढ़ाने की ज़रूरत क्या। वहाँ पे सब कुछ EMI पे ही चलता है, और EMI बढ़ते जा रहा है। आज आप देखिए आपके EMIs भी बढ़ गए हैं। EMI एज इट इज़ आपका ऐसा नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ़ EMI बढ़ जाते हैं खामोशी से पीछे से। अगर आप पूछेंगे मेरे को और कितने EMI भरना है बोल के, अगर आपके कंपनी से पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे सर और 5 EMI एक्स्ट्रा हो गए आपकी लाइफ में, और 10 EMI एक्स्ट्रा हो गए। उस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, किन किन देशों में ये सबसे ज़्यादा इस वक्त आर्थिक मंदी की मार है? अमेरिका की बात हमने की, भारत में हम देख रहे हैं, इसके अलावा कौन से बड़े देश? हाँ देखिए ये क्या हो रहा है ना, ये रशिया जो गैस का रोका है यूरोप, तो यूरोप पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही। यूरोप के जितने नेशंस हैं इसमें हो रहा है ये कि इनके जो गैस बोलते हैं लोग, जो पेट्रोल भी डलाते हैं उसको भी गैस बोलते हैं, और गैस से जो उन लोग अपना घर गर्म रखना पड़ता है। अगर आपको यूरोप में जीना है, वो ठंडी जगह होती है, तो उसमें जीने के लिए आपको घर गर्म करना पड़ता है। तो उसका प्राइस, वो जो गैस का प्राइस 5 गुना हो गया। जो 50 रुपये था 250 रुपये हो गया, 70 रुपये था 350 रुपये हो गया। तो आपके जेब से आप
कुछ दूसरे खर्चते थे, बच्चों के लिए टॉयज़ लेते थे, ये सब छोड़ के आप जीने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए खर्चा करना पड़ रहा है उनको, बेसिक चीज़ों तो लोग हाँ बेसिक गैस के लिए, बेसिक अपना गर्मी रखने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए उन्हें ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ पे जब वो लोग खर्चा कर रहे हैं तो वो लोग फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, ये चल रहा है ना मेरे पास, मैं ये चलाता हूँ और 5 साल चला लेता हूँ और 4 साल थोड़े दिन ठहर जाता हूँ, कोई नई चीज़ खरीदना, नया मोबाइल खरीदना, ठहर जाता हूँ, मैं भी नहीं लूँगा, कुछ वेकेशन को जाना है, ठहर जाता हूँ, अभी नहीं करूँगा। तो इस तरीके से पोस्टपोन कर रहे हैं लोग अपनी परचेजिंग, तो ऑटोमेटिकली डिमांड गिर जाएगा, रिसेशन आ रहा है। तो यूरोप में बहुत ज़्यादा है रिसेशन, यूरोप में बहुत ज़्यादा इस बहुत वक्त इस ज़्यादा, दौर यूरोप को। के कंट्री सारे बहुत बुरी हालत में हैं। इलेक्शन के टाइम पे इसी की बात ज़्यादा की जा रही थी दोनों टीमों की तरफ से कि हाँ हम इसी पे काम करने वाले हैं। खैर इलेक्शन हो गए, कुछ अच्छे फैसले हो सकते हैं इसके ऊपर। तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत का ये जो दौर है इसी तरह से जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे रिसेशन की, आर्थिक मंदी की। पूरा विश्व इस समय आर्थिक मंदी को झेल रहा है। इस दौर में जो हम इंटरेस्ट रेट देखते हैं बिजनेस साइकिल के अंदर, ये किस तरह से मेंटेन किया जाता है? जी देखिए, ये होता क्या है कि इसको आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं और आर्टिफिशियली गिराते हैं। इसमें होता ये है कि आपकी महंगाई बढ़ गई, अब आपने किसी को उधार दिया, आपने 1 तोला सोना उधार दिया, समझिए एग्जाम्पल लीजिए, आपने 1 तोला सोना उधार दिया, आप 5 साल के बाद वो 1 तोला सोना वापस ले रहे हैं, तो आज 1 तोला सोना 50,000 में, 5 साल के बाद 60,000 रुपये में रहेगा। बिल्कुल। तो आप समझिए वो जो 10,000 ऊपर है वो आपका लॉस हुआ। जब आपने किसी को दे दिया है तो आपके पैसों की वैल्यू गिर गई, वो लॉस हो गया। तो वो लॉस प्लस बैंक के चार्जेस मिला के बनता है आपका इंटरेस्ट। उस तरीके से मतलब पैसों का जो महंगाई का, पैसों की वैल्यू गिरना है महंगाई की वजह से, वो प्लस थोड़ा सा बैंक चार्ज मिला के इंटरेस्ट बनाते हैं उसको, क्योंकि बैंक को भी अपने खर्चे उठाने पड़ते हैं, बैंक को अपना सैलरीज देनी रहती है क्योंकि आप बैंक वालों से मिलते हैं, प्लस जो है कुछ लोग डुबा के भाग जाते हैं तो उनकी कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ती है। तो उस तरीके से तो उसको बनाते हैं इंटरेस्ट। और ये जो आप एफडी कराते हैं तो आपको मिलते हैं 6% और आप लोन लेने जाते हैं तो आपको देते हैं 10% या 12% पे। तो ये बीच में जो 4 या 6% उन्होंने खा लिया, उससे वो लोग अपना बिजनेस चलाएंगे, इसको स्प्रेड कहते हैं। और ये स्प्रेड इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में इतना ज़्यादा स्प्रेड नॉर्मली नहीं होना चाहिए। ये स्प्रेड जितना ज़्यादा रहेगा, बैंक जितना बीच में खा लेंगे, उतना इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा। अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपका पैसा सारा तो बैंक खा ले रही। तो अगर जो लोग एफडी करते हैं और ये जो बैंक लोन देते हैं, इसके अंदर अगर स्प्रेड कम हो जाए तो कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। कि खुद ही से कोई भी कम पैसों में अगर पैसा मिल रहा है इंडस्ट्री लगाने के लिए तो डेफिनेटली आप हिम्मत करेंगे, भाई मुझे इंटरेस्ट तो बहुत कम, नॉमिनल इंटरेस्ट पे मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं हिम्मत करता हूँ, भाई 500 करोड़ लगाता हूँ, 400 करोड़ लगाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट लोन भी मिल रहा है और मुझे सूद भी ज़्यादा नहीं देना पड़ा। तो जैसा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आपकी हैसो इंडस्ट्री पे भी इफेक्ट पड़ेगा कि भाई ये तो सारा प्रॉफिट उसमें चले जा रहा है, उल्टा मैं इंटरेस्ट की वजह से लॉस में आ जा रहा हूँ। कमाने के थे 10 रुपये, सूद में ही 12 रुपये भरने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उस तरीके से बिजनेसों को इफेक्ट पड़ेगा। तो वो जो बिजनेस को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उससे जो है बिजनेस वाले अपना काम रोक लेते हैं, रिसेशन होना शुरू होता है, फैक्ट्रियां बंद होती हैं और जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू होता है। लोग जो है फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या करेंगे, कोई काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो बाहर जो फैक्ट्री के बाहर पकोड़ा बेच रहा था वो उसका पकोड़े की दुकान भी बंद हो जाएगी, जो गन्ने का रस बेच रहा था उसकी गन्ने के रस की मंडी भी बंद हो जाएगी। तो उस तरीके से प्रॉब्लम था। फैक्ट्री चलनी चाहिए, फिर फैक्ट्री का लेबर आके पकोड़े खाएगा, फैक्ट्री चलनी चाहिए तो फैक्ट्री का लेबर आके गन्ने का रस पिएगा। एक साइकिल है ये टूटनी तो नहीं चाहिए। ये ब्रेक होगी तो पकोड़ा और गन्ने का रस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अनरेगुलेटेड लेबर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब एक भाई रिक्शा, आपने जॉब को जाने के लिए रिक्शा ली, वो रिक्शे का भी काम रुक जाएगा बेचारे का, क्योंकि आपको आपकी जॉब नहीं है तो आप क्या करेंगे जाके। एक बहुत बड़ा साइकिल ब्रेक होने तो वाला वो है। सिर्फ एक इस हाँ, प्रॉब्लम से, छोटी सी प्रॉब्लम से इतना बड़ा साइकिल टूटेगा और ये बहुत बड़ा लॉस एक तरीके से। डेफिनेटली। प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज एक बयान आया था हरदीप सिंह पुरी जी, पेट्रोलियम मंत्री का, कि हम 35,000 करोड़ का प्राइवेटाइजेशन टालने वाले हैं। ये आखिर प्राइवेटाइजेशन क्या चीज़ है, क्या भला है?
देखिए क्या हो रहा है ना, इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट के कंपनीज हैं जो बैठ के खा रहे हैं पैसा। आप देखिए गवर्नमेंट की कोई कंपनी, आपने BSNL का फ़ोन लिया मोबाइल का? कभी नहीं लिया। जैसा आपको नए आ गए, एयरटेल आ गया आपके पास या जियो आ गया, ये आ गया, तो आप BSNL के फ़ोन के पास करीब जा नहीं रहे। क्यों? ये गवर्नमेंट की कंपनी है। मगर क्या है, अभी कोई है नहीं ग्राहक, मगर सबको चला रहे हैं लोग, सबको बिठा के सैलरियाँ दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े लैंड बैंक्स भी है, ये बड़े बड़े कंपनियों के पास ज़मीनें हैं जो शहर के अंदर आ गई हैं। पहले शहर के बाहर थे, शहर फैल के अंदर आ गया है। तो अब गवर्नमेंट को ये हो रहा है कि भाई ये ज़मीनों से पैसा निकालो, ये ज़मीना बेचो। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एक ये लैंड बैंक को कैश किया जाए, किस तरीके से ये पूरे लैंड्स को कैसे बेचा जाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया कैसा बेचना चाहिए। तो ये ज़मीन, ये जितने फैक्ट्रीज है इतने हैं, इन लोगों में लॉसेस भी हैं। लॉसेस पे करने के लिए, उसके लिए फिर ये पैसे चले जाएंगे। तो इस ज़मीनों को अलग करना चाह रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसा मिल सके। और ये प्राइवेटाइजेशन का एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, खुद जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, ये लोग चाह रहे हैं प्राइवेटाइज करना, मगर इन लोगों का जो शुरू से एजेंडा रहा है कि हमारे कंट्री के, हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रहनी चाहिए। मगर ये कैपेसिटी रह नहीं सक रही है क्योंकि बैठ के ये कंपनीज उतना परफॉर्म नहीं कर सक रहे हैं। तो ये एक दुविधा में हो गया कि भाई अब करेंगे तो करेंगे क्या। अब बास लोग तो ऐसा बोलते हैं भाई बैठ के खा रहा है, घर जमाई की तरह हो गया ये सारा गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जैसा डिफेंस है उसमें भी अभी तक प्राइवेटाइज नहीं किए थे, अब शुरू कर रहे हैं। तो डिफेंस में अब तक सिर्फ गवर्नमेंट के थोड़े कंपनीज थे वो करते थे या फिर इंपोर्ट करते थे हम, अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बनाने की कोशिश। तो आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं, अच्छा करिए, मगर जो है प्राइवेटाइज के नाम पे खाली LIC को बेच दे रहे हैं अपने शेयर्स। पहले ये किए थे कि भाई प्राइवेटाइज बोले, मगर बेचे LIC को। LIC कौन है भाई? आपका ही जेब है। बिल्कुल। या तो आप एक लॉस मेकिंग कंपनी के बकवास शेयर जो है पब्लिक के LIC में डाल दिया तो LIC डूब जाएगी, LIC रोड पे आ जाएगी। क्योंकि भाई आपका, भाई मेरा पैसा है, आपका पैसा है, वो तो LIC में हमने दिया है, वो पैसा लेके जाके वो बेकार के फुगट के कंपनियों में डाल दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो भी अब रोक दिए गवर्नमेंट ने कि भाई वो भी अब ना करें, ऐसा पैसे डाइवर्ट ना करें, प्रोडक्टिव पैसा प्रोडक्टिव एसेट्स में जाना। हमारे पास ज़्यादा अब अनप्रोडक्टिव एसेट्स ज़्यादा हो गए गवर्नमेंट के पास। और ये ज़मीन जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के कंपनीज़ में हैं, आप देखिए, आप यहाँ पे भी जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैदराबाद के अतराफ़ हैं, अब तकरीबन उन लोग हैदराबाद के अंदर आ गए हैं। उनकी ज़मीन की वैल्यू अगर आप गुजरते हुए भी देखेंगे तो ऐसे खाली दीवार लंबी दिखते ही जाएगी आपको, तो उसकी वैल्यू अगर आप गिनेंगे तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में चले जाएगी, मगर वो वेस्ट पड़े हुए हैं अभी भी। तो उसको हैंड कैश करके यूज़ करना चाह रहे हैं सारे गवर्नमेंट। रिसेशन पे हम बात कर रहे हैं और इसी रिसेशन के दौर में एक बड़ी खबर जो है आई है, हमारे प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई, अडानी नंबर 2 पर आ गए हैं, अडानी एंड फैमिली। जी। इंडिया इतना पीछे जा रहा है, एक व्यापारी देश का जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा अमीर आदमी बन जाता है, आखिर कैसे? अब देखिए, ये हो सकता है कि भाई वो डायनामिक हो, और देखिए अब कोई अगर ऊपर आ रहा है तो वो हवा में तो नहीं आता है, उसको डेफिनेटली वो डायनामिक होगा, होशियार होगा, तेज़ होगा, इसीलिए तो वो कुछ कर रहा है। मगर ये हो रहा क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आना शुरू हुआ था कि अदानी काफ़ी ज़्यादा लोन्स ले लिया है, बहुत ज़्यादा, वो भी स्पेशली SBI से ज़्यादा लोन लिया है। और उनके जो अदानी के जो कंपनीज़ हैं उसमें अपना खुद का जेब का पैसा कम है, बैंकों के पैसे ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो अपने जेब से कुछ नहीं है, जो भी खेल रहा है दूसरों के पैसों से खेल रहे हैं, उस तरीके से लोग कह रहे हैं। तो वो बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि अदानी के पास ज़्यादा, इंटरनेशनल रिपोर्ट थी कि ये कंपनीज़ में ज़रा ज़्यादा लोन हो गया है, उनके खुद के पैसे कम हो गए। आपको परसेंटेज जो होता है ना कि भाई अगर आप कुछ घर भी खरीदे ना, आपके पैसे कितने हैं और बैंक के पैसे कितने हैं, उस तरीके से, तो आपका डेट रेशो ज़्यादा हो गया है। मार्केट वैल्यू अलग चीज़ है, उस वैल्यू में कितने मतलब सपोर्ट से वो देखने वाली बात है। तो ये क्या होता है ना, ये जब आप बड़े लीग में चले गए तो वो एक आपके मतलब खुद ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे, आप उसको यूज़ भी कर सकेंगे। तो उस तरीके से आप
वर्ल्ड नंबर 2 वर्ल्ड नंबर 1 भी हो सकते हैं, बिल्कुल। बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आदमी होशियार है, तेज़ है और वो यूज़ कर सक रहा है, ठीक है भाई। आप लोग बोल देंगे भाई अदानी वो पब्लिक को लूट रहा है या कुछ, पब्लिक को पर्सनली तो कुछ लूट रहे ऐसा आपको बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं कुछ लग नहीं रहा है। अब रिसेंटली कुछ आया था कि भाई जो भी खाने का तेल खरीद रहे हैं आपको फाइनली अदानी से ही खरीद के खाना है। तो उस तरीके के कुछ मोनोपलीज अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। आखिर में वही सवाल मैं आपसे लेता हूं कि हमारे जो मिडिल क्लास दर्शक हैं जी, रिसेशन के इस दौर में उनको क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए मिडिल क्लास के दर्शक रिसेशन में या फिर इन्फ्लेशन में ये महंगाई करें में, कि आप बिल्कुल। महंगाई में ये करें कि आप नए उधारियां मत लें। आज की आपकी सैलरी जो है, बिल्कुल। आज की सैलरी के भरोसे पे आप नए उधारियां न खोलिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी सैलरी कितने दिन चलेगी मेरे को नहीं मालूम। बहुत बुरा दौर आने वाला है आने फ्यूचर वाले में। तो आपकी सैलरी कितने दिन चलेगी पता नहीं। अभी उल्टा सेविंग करके रखें, बुरे टाइम पे आपको काम आएगा। अभी देखिए, अगर ये हैदराबाद के ऑडियंस देख रहे हैं तो मैं ये भी बोलूँगा कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, काफ़ी मारामारी रहेगी इस इलेक्शन में। तो इलेक्शन से पहले आप अपने पास थोड़ा कैश रिजर्व रखिए, ताकि आप अगर कुछ भी नहीं हुआ, कर्फ्यूज़ हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, तो आपको सरवाइव होना है घर में बैठ के। तो उसके लिए आज से ही आप सेविंग करना शुरू करें। बिल्कुल। जी हाँ, देखिए अनसर्टेनिटी है। आप फ्यूचर जब अनसर्टेन हो जाता है तो आदमी खुद ही से पैसे थोड़ा बचा के रखना है। देखिए बारिश आएगी नहीं आएगी पता नहीं, तो थोड़ा पानी आपको उठा के रखना पड़ेगा, वरना तो प्यासे मर जाएंगे। बिल्कुल। तो उसी तरीके से जब बारिश हो रही है तब थोड़ा पानी उठा के रखो, ताकि जब सूखा आएगा, अकाल आएगा, वो पानी में से, वो पॉट में से आप पी सकते हो। कारोबार की आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की, हमारे गेस्ट पैनलिस्ट से बहुत सारे सवाल पूछे, रिसेशन से जुड़ी हुई सारी बातें थी, शेयर मार्केट से जुड़े हुए सवालात भी हमने किए, और 500 का नोट आजकल बेवफा हो गया ये भी हमें सुनने को मिला। तो बहुत अच्छा लगा कारोबार का आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म पजीर होता है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, जल्द मुलाकात होगी।